औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवामी अदालत के साथ मैं हूँ आपका होस्ट यासिर इकबाल मुगल। नाजरीन, दुनिया भर में मुझे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ तहसील गुजर खान की एक ऐसी समाजी शख्सियत मौजूद है जिनके अंदर इंसानी हमदर्दी खिदमत खल का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। ग्लोबल उर्दू टीवी के प्लेटफॉर्म से हमने हमेशा ये कोशिश की है कि अपने इलाके की ऐसी शख्सियात को जो है अवाम के सामने लाया जाए जिन्होंने अपने शोबाजात में कोई नुमाया काम किया हो। बिलखसूस ऐसी शख्सियात को लाया जाए जो सोशल वर्क के हवाले से जाने पहचाने जाते हों, जिनकी काम की वजह से दूसरों को कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो। उस शख्सियत का तल्लुक चाहे किसी सियासी जमात से हो, किसी मजहबी जमात से हो या किसी समाजी तंजीम से हो, वो अपने इलाके के लिए एक फ़ायदामंद और सूदमंद शख्सियत साबित हो और इसके काम से दूसरे लोग मुतमईन हों और उसके काम से मुतासर होकर वो भी उसका साथ देने पर मजबूर हो जाएं। मैं ये समझता हूँ कि उसका ये काम समाजी वाले से काम यकीनन इबादत के ज़मरे में आता है। हमारे साथ ऐसी ही एक नौजवान शख्सियत मौजूद हैं, जनाब उनका तारुफ करवाऊंगा। मोहतरम मिर्ज़ा ज़ैनुल आबिदीन एडवोकेट, मेंबर बार कौंसल और इसके अलावा तहसील गुजर खान से उनका ताल्लुक है। सोशल मीडिया के हवाले से अगर बात करूं तो सोशल मीडिया पे उन्होंने एक मैसेज दिया तहसील गुजर खान के हर उस खासो आम शख्स के लिए। मैं ये समझता हूँ ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वो यकीनन इंसानी खिदमत, इंसानी जज्बे के इस काम से सरशार हैं और वो उनका जो मैसेज था, वो पैगाम था, उससे लोग मुतासर होकर इन्हें बार बार फ़ोन करके इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम ऐसे शख्स की, ऐसे नौजवान के बाजू बने और उनके साथ उनकी उस आवाज़ पर लब बह कहें और उसके काम को सराहें, उनकी हौसला अफजाई करें। तो मैं उनके उस मैसेज की तरफ जाऊंगा कि उन्होंने एक मैसेज दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है, ये भी एक समाजी काम है। जनाब मिर्जा जैनुल आबिदीन एडवोकेट साहब ने गुजर खान और रावलपिंडी की अदालतों में चलने वाले केसेस के हवाले से उन लोगों के लिए ये ऐलान किया है कि जो लोग वकला की फीसें जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मिर्जा जैनुल आबिदीन साहब उनका केस बिल्कुल फ्री फी सबीलिल्लाह भी लड़ेंगे और जहां तक मुमकिन हो उनके साथ तावन करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उनको इंसाफ दिलवाने में हर किस्म की जो है वो अपनी मदद, अपनी जो तावन होगा वो अपनी सलाहियतें बरकरार लाएंगे। मैं ये समझता हूँ इस पे सबसे पहले ग्लोबल उर्दू टीवी की तरफ से मैंने मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी हौसला अफजाई के लिए मेरे ये कलमात हैं। तो अब चलते हैं अपने मेहमान की तरफ, इनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि इनके जहन में ये आइडिया कैसे आया और ये समाजी काम, इस समाजी काम के अलावा और भी जो अपनी मसरूफियात है उस वाले से इनसे हमारी गुफ्तगू होगी। मैं सब जाऊँगा मिर्जा जैनुल आबिदीन साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आपने अपनी मुसरफियत में से ग्लोबल उर्दू टीवी के लिए टाइम निकाला। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह यासिर भाई मुझे दावत देने का। बहुत शुक्रिया मिर्जा जैन साहब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपना तारुफ जो है खुद ही जरा करवा दें और ये भी बता दें कि पेशा वकालत से कितने अरसे से मुंसलिक हैं। जी जनाब ने तारफ़ में कोई कमी तो नहीं छोड़ी, फिर भी कोशिश करता हूँ। मेरा नाम मिर्ज़ा ज़ैनुल आबिदीन है। मेरा ताल्लुक़ गुजरान शहर से है। मैंने अपना लॉ जो है वो 2020 में बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मुकम्मल किया था और आज तकरीबन प्रैक्टिस करते हुए मुझे 3.5 साल हो गए हैं। तकरीबन साल पहले मेरा हाई कोर्ट का लाइसेंस आया था। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पेशा वकालत में आने की खास वजह क्या है? आप किसी और शोबे में भी जा सकते थे, डॉक्टर, इंजीनियर और किसी भी फील्ड में आप जा सकते थे, तो आपने वकालत को ही क्यों चुना? जी, असल में ये था कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था अपने इंटरमीडिएट के बाद, मैंने एफएससी प्री मेडिकल किया था। ठीक तो है। उस वक्त मेरा इरादा था कि मैं एमबीबीएस करूँगा। तो एमबीबीएस जब मैंने करने का इरादा किया तो कुछ वजूहात की वजह से, या ये वजूहात भी थी कि इसमें ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर मेरा जो सेकंड प्रायोरिटी थी ना, उस वक्त से मेरे जहन में ये बात थी। मैं दो प्रोफेशंस को ख़ास तौर पे ये समझता था कि दो प्रोफेशन हमारे माशरे में ऐसे हैं कि जो अगर तो इसको इबादत समझ के सर अंजाम दें तो ये जेनवनली उनकी इबादत है। एक तो मैं समझता था डॉक्टर्स हैं और दूसरे नंबर में मैं समझता था वकला। तो फिर जो सेकंड प्रायोरिटी थी, मेरी सेकंड तरजीह थी, वो यही था कि मैं लॉ करूं और लॉ करने के बाद जहां तक हो सके जो है ना वो मैं लोगों की मदद करूं। तो पहला तो जज्बा यही था मेरा, यही वजह थी कि मैंने लॉ किया। सही, सही, सही।
जी, जी। ठीक हो गया। अच्छा, मिर्ज़ा ज़ैन साहब ये भी बताइएगा कि आपने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को ये पैगाम दिया है कि वो लोग जिनके केसेस चल रहे हैं, इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाज़े खटकाते हैं। रावलपिंडी, गुजरखान में हमारे गुजरखान के बासी जो हैं वो अपने केसेस लेके वकला के पास जाते हैं। ज़ाहिर बात है, वकला का भी ये रिज़्क रोटी का मसला है, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी और जितने भी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, वो जो है वो ज़ाहिर बात है ज़रिया माश है उनका। तो मुझे ये बताइएगा, आपने फ्री केसेस जो है वो इनके हैंडल करने का ऐलान किया है, तो मुझे ये बताइएगा कि गुजर खान की अदालतों में कितने ऐसे पेंडिंग केसेस हैं? ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसील कहा जाता है गुजर खान को, तो किस नौइयत के केसेस होते हैं? और मुझे ये भी बताइएगा कि इन फ्यूचर में आपने इस जो आपने ऐलान किया है, इसमें आप इसमें कैसे बेहतरी लाएंगे? इसके लिए आप क्या आप इस बारे में जरा बताइएगा। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं इस प्रोफ़ेशन में आया, आपको वैसे से जैसे बताया कि इरादा तो था पहले से। जी जी। तो जब वो कहते हैं कि पानी में इंसान उतरता है तो इंसान को समझ आती है। तो जब मैं आया, तो यकीन करें लोगों के जो हालात देखे, जो मजबूरियाँ देखी, तो फिर तो मैंने समझ लिया कि इसकी तो वाक़ई ज़रूरत है कि इस तरह की कोई स्टेप लिया जाए। तो सही है। 3 साल वकालत में आपने पूछा कि किस तरह के केसेज़ आते हैं, हर नौइयत के केसेज़ हैं। फैमिली केसेस हैं, फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा हैं कि एक बेचारे हमारे तो लोग हैं भी गरीब हैं, अक्सर अनपढ़ लोग होते हैं, उनको समझ ही नहीं होता, उनको क्या बता के और क्या कर दिया जाता है उनके साथ, इंतकाल करवा लिए जाते हैं। उनको तो रेवेन्यू का काम का पता नहीं होता कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कहाँ अंगूठा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सही इस है। तरह करते-करते जो उस बेचारे को शरपसंद अनासिर हैं, उन बेचारों की कुल पूँजी जो है ना, वो हथिया लेते हैं। और जब कुल पूँजी हथिया लेते हैं, तो वो बेचारे कहाँ से वकला की फ़ीसें अदा करें और कहाँ से वो करें। तो ये भी था कि केसेस जो पेंडेंसी है ना वो तो बेशुमार है। हमारे जो केसेस हैं ना वो बेशुमार हैं और माशाल्लाह हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो काफ़ी मैं समझता हूँ स्लो भी है इस मामले में, बहुत लैग है उसमें। अगर वो स्पीडी ट्रायल हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी लोगों को इंसाफ मिल भी सकता है, लेकिन यहाँ पे डिलेइंग टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं। केस को डिले किया जाता है, लटकाया जाता है। तो बस इस वजह से भी जो है ना वो इंसाफ नहीं मिल पाता लोगों को तो और इसमें मिर्ज़ा साहब ये भी बताइएगा कि गुजर खान की जो हमारी ये मकामी अदालतें हैं, हम भी क्योंकि इसी गुजर खान के बासी हम देखते रहते हैं, जाते रहते हैं कि लोड है काफ़ी काम का जजेस के ऊपर, बहुत ज़्यादा केसेस हैं। उस आपने भी फरमाया कि इसी वजह से शायद इंसाफ का असूल जो मुमकिन नहीं बन पाता कि लोड है। इस लोड को सर जी कैसे कम किया जा सकता है? कैसे इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है? ये भी ज़रा फरमाइएगा। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, कि हर केस की एक मियाद मुकर्रर होनी चाहिए कि ये केसेस जो है ना ये 6 मंथ्स के अंदर जो है ना ये हल होना सॉर्ट आउट। चाहिए, सॉर्ट आउट होना चाहिए। सही है। सेकंडली अब ये भी जज साहिबान के साथ भी थोड़ी ज़्यादती है। दूसरा काम ये भी होना चाहिए, बल्कि अव्वल पे ये काम होना चाहिए कि नए जजेस की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। हुँ, जजेस की तादाद ज़्यादा होगी तो काम ऑटोमेटिकली जो है ना वो हो जाएगा डिवाइड। हो जाएगा। हमारे सही, जो सही। सिविल जजेस हैं ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा उन पे लोड है कि मैं समझता हूँ कि एक फ़ैसला अगर वो एक दिन में फ़ैसले ही लिखने लग जाएँ ना तो उनको मेरे ख़्याल से एक दिन में वो अगर 100 फ़ैसला उन्होंने लिखना है, तो जी, जी। एक दिन में तो बेचारे नहीं लिख सकते। तो ज़ाहिर-सी बात है उन पे भी लोड थोड़ा कम होना चाहिए और उनको भी चाहिए कि कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जो है ना लोगों को इंसाफ फ़राहम हो। तो एक तो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए नए जजेस की, सीट्स सही है, ज़्यादा आनी चाहिए ताकि सही है। बर्डन जो है वो डिवाइड हो। और सेकंडली स्पीडी ट्रायल मैं समझता हूँ कि जल्दी जो है ना वो ट्रायल होना चाहिए। हर केस की एक लिमिट होनी चाहिए मियाद के इस केस के अंदर जो है ना ये इस टाइम की पीरियड के अंदर इस केस को रिज़ॉल्व होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ज़ैनुल अब्दीन साहब मुझे ये बताइएगा कि मैंने थोड़ी-सी हिस्ट्री थोड़ा-सा पीछे जाऊँगा। मैंने एक बार ये देखा था कि नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल का कोई क़याम हमारे मुल्क में अमल में आया था, जिसका ख़ासतन मकसद ये था कि देहात के लेवल के ऊपर कस्बात में छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े, कुछ जिरगा सिस्टम ऐसा बनाया जाए, वो यूनिवर्सल लेवल में हो या थाने की हद तक हो, कि छोटे-मोटे जो केसेज़ हैं, जो अ, अदालतों में या थानों तक, कचहरियों तक न पहुँचे। तो वो जो जिरगा सिस्टम था, वो मैं भी समझता था यार, ये जिस बंदे ने ये जिस सोच से बनाया है, ये बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इस तरह तो बहुत से ऐसे मसाइल जो हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें ना अदालतों में पहुँच सकती थी, ना थाना कचहरी में जा सकती थी। तो ये मसले गाँव लेवल पे यूनिवर्सल में बैठ के भी हल हो सकते थे। आप क्या कहते हैं इस कानून के बारे में? जी, ये जो आपने बात की है ना इसके बारे में हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में भी प्रोविज़न्स मौजूद हैं कि वो जो जिरगे होते हैं उनके फ़ैसले को रिकॉग्नाइज़ करते हैं।
लेकिन सही है। बात ये है कि कितने जिरगे होंगे हमारे। अब अगर एक गुजर खान की आप मिसाल ले लें, यहाँ पे अब जिरगा कहाँ, हमारा यहाँ तो इतना कंसेप्ट नहीं है। नहीं है। हम तो बात करेंगे अपनी लोकल गुजर खान की सतह तक। जी अब जी। गुजर खान में जो केसेस की पेंडेंस, हमारे जो सिविल जजेस हैं गुजर खान पे, उनके पास तो सिर्फ गुजर खान के ही केसेस हैं। हम बड़ी लेवल पे क्या बात करें कि जिरगा क्या करेगा। हम तो पहले अपने शहर को देख लेते हैं कि इनके पास जितनी पेंडेंसी है, तो ये तो इनके पास तो देहात के केस हैं, लेकिन देहात में जहाँ पे हमारे यहाँ वैसे जिरगे का इतना खास कंसेप्ट तो नहीं है, और ना लोगों को इतनी अवेयरनेस है। मैं तो समझता हूँ कि जिरगे के बारे में अवेयरनेस भी दी जाए ना लोगों को, कि हम जी जी। जिक्र जो कोर्ट्स के थ्रू या वकला के थ्रू या किसी भी सोशल वर्कर्स के थ्रू, कि आप जिरगे आपस में खानगी बैठ के जो भी सॉर्ट आउट कर लें इशू, उसको भी हम रिकग्नाइज करते हैं। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोग अदालतों की तरफ भागते हैं। तो हमारे तो एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हम उसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो भी बेशुमार उसमें मेथड्स हैं। उसमें आपका मीडिएशन भी होता है, उसमें ये होता है कि एक मीडिएटर भी कोर्ट मुकर्रर करती है, जाए आर्बिट्रेटर होता है कि वो जाता है उनके बीच में सॉर्ट आउट करता है। जब उस आर्बिट्रेटर के डिसीजन को मान लिया जाता है, तो फिर जो है ना वो कोर्ट में आता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है डिसीजन। तो प्रोविजंस तो मैं समझता हूँ बेशुमार हैं हमारे ना, लेकिन मसला एंड में आके इम्प्लीमेंटेशन का ही बनता है कि लॉज तो बन जाते हैं, कानून तो बन जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की नज़र नहीं आती। सारा तो मसला इस चीज़। सही है, सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शायद जनरल मुशर्रफ का दौर था, वकला बरादरी पे जो शब खून मारा गया। इस मुल्क की तरक्की में यकीनन वकला ने भी बहुत बड़ा एक हिस्सा डाला है। आप बतौर वकील जो है, कौन सी बड़ी वकला शख्सियत से जो है आप मुतासर थे, किसी जज से, किसी चीफ जस्टिस से, तो आप इस शोबे में आए? अ, वैसे तो मैं पसंद करता हूँ बेसिकली जो है ना बाबर इवान साहब को, मुझे वो पसंद हैं। और सही है। एक दो बार मेरा इत्तेफाक हुआ है लतीफ़ खोसा साहब को सुनने का, तो यकीनन उनसे भी मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। तो ये 2 वकील थे, इन दोनों हज़रात से जो है ना मैं इम्प्रेस होके आया था। तो बाकी कुछ अपना भी शौक था। मैं समझता हूँ कि हमारी जो बिल्डअप होता है बच्चों का ख़ास तौर पे, उसपे बहुत ज़्यादा रोल होता है मूवीज़ का। सही है। तो जो बचपन से आप जो मूवीज़ देखते हैं, वही आप अपने ब्रेन को फ़ीड कर रहे होते हैं। सही है। तो आपको पता है जो मूवीज़ में आज का हमारा जो बॉलीवुड की और जो मूवीज़ होती थी, उनसे भी इंसान मुतासिर होता है बहुत ज़्यादा। तो कुछ वहाँ से, कुछ यहाँ से। जब फ़ील्ड में आऊँ तो आके जब प्रैक्टिकली देखा है, तो एतज़ाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब, ये दोनों, इन्होंने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। तो अभी आपने अपनी गुफ्तगू में बच्चों का जिक्र किया, तो बच्चों के हवाले से आपसे सवाल पूछूंगा कि चाइल्ड प्रोटेक्ट जो आपका लॉ है, इस हवाले से आप भी देखते होंगे कि भीख मांगने वाले जो बच्चे हैं, या जो डिसेबल बच्चे हैं, या ऐसे बच्चे जिनसे जबरी मशक्कत ली जाती है, इसके हवाले से इस कानून पे थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो सके, ताकि ये तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क कौम के मामार हैं जो भीख मांग रहे हैं, या उन्हें जबरदस्ती जबरी मशक्कत उनसे करवाई जाती है, वो भट्ठों पे काम करते हैं, उनसे ईंटें डलवाई जाती हैं, उनसे भीख मंगवाई जाती है। बाज़ ये भी देखने में आया है कि बच्चों को डिसेबल करके उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो इस हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा सवाल है आपका, लेकिन एट द एंड बात मैं यही करूँगा कि कानून बने हुए हैं, लेकिन अब बच्चों को वलिदैन अगर मजबूर कर रहे हैं, बच्चे कम बाहर जहाँ पे जो मुल्क स्टेबल हैं, जिनके पास आमदनियाँ जिनकी ठीक है, वहाँ पे आप ये चीज़ नहीं देखेंगे कि बच्चे भीख मांग रहे हैं। एक तो वहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन है, दूसरी बात मैं कहूँगा कि वहाँ स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, रियासत रिस्पॉन्सिबल है उनके बच्चों की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को आप घर बिठा दें, ठीक है, उन पे आप इम्प्लीमेंटेशन करवाएँ, लेकिन उन बच्चों की फिर ज़िम्मेदारी भी तो लें। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन बच्चों की ज़िम्मेदारी ले, उनको उनकी उनकी तालीम, उनकी फूड, उनका शेल्टर, ये जो भी हमारे राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको प्रोवाइड करें। आईनी जो कानून है, हकूक़ हैं, उनको प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले तो ऊपर से काम ठीक होगा, तो फिर जड़ों तक जाएगा, रूट्स भी ठीक होंगी। तो सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि आधा मसला तो वहीं हल हो जाएगा। तो बच्चे अब बेचारे जो हैं वो वालिदैन उनको मजबूर करते हैं, तो क्या करें, वालिदैन गलत करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बस क्या कहें, इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, एंड एट द एंड बात तो वहीं आके ख़त्म होती है ठीक कि हो गया। स्टेट रिस्पॉन्सिबल हो, स्टेट ज़िम्मेदारी उठाए तो ख़त्म हो। ठीक हो गया। अच्छा, गुजर खान की वकला बरादरी ने गुजर खान की तरक्की में किस अंदाज में हिस्सा डाला उन्होंने, ज़रा ये भी फरमाइएगा। जैसे माशाल्लाह आप नौजवान वकील हैं, आपने जो ऐलान किया फ्री केसेस लड़ने का, इस तरह के वकला बरादरी गुजर खान जो है वो मज़ीद भी अभी आप बता रहे थे कि आपकी इस पोस्ट को देख के कई वकला हज़रात ने आपसे रब्ता किया। तो आप क्या समझते हैं, आपका ये जो
कदम है वो एक एहसन कदम है और एक बेहतरीन समाजी काम है। मैं समझता हूँ ये इबादत के ज़मरे में आता है। तो गुजर खान की वकला बरादरी हज़ारे राई और यकजहती के बारे में ये भी बताएं, और ये भी बताएं कि आप इस प्लेटफॉर्म से अपने इस ऐलान से दूसरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। पहले तो ये है कि माशाल्लाह वकला तो हमेशा से ही जो है ना इन कामों में आगे रहे हैं। लेकिन मैं सारा क्रेडिट अपने आप को नहीं दूँगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं फ़र्द वाहिद नहीं हूँ जो ये काम कर रहा है। हाँ, मैंने अनाउंस ज़रूर किया है। शायद पहले किसी ने अनाउंस किया या नहीं किया ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मैं ऐसे बेशुमार हमारे गुजरान वकला को जानता हूँ जिनको मैं ये क्रेडिट दूँगा कि वो सीनियर्स जो हैं, मैंने उनको देखा है, अपनी आँखों से देखा है कि उनके पास अगर कोई हकदार आता है तो वो जहाँ तक हो सकता है तावन करते हैं, इवन वो फ्री केसेस भी करते हैं। तो ये जो है ये जज़्बा तो मौजूद है हमारे अंदर, हमारे वकला बरादरी जो है ना, मैं तो उनको जी, जी। कहूँगा कि वो तो काफ़ी हद तक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन बस अनाउंसमेंट मैंने पहले किया है, इसलिए मुझे लगता है कि ये शायद नई चीज़ थी लोगों के लिए। लेकिन अगर आप आके थोड़ा क्लोज़ली, जिस तरह मैं अब फ़ील्ड में हूँ, तो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि अच्छे लोग भी मौजूद हैं, काफ़ी अच्छे वकला मौजूद हैं जो है ना, वो तावन करते हैं, फ़ी सबिलिल्लाह भी केसेस करते हैं, लोगों के कर देते हैं। सब तो नहीं, लेकिन जहाँ तक अपनी इस्तिताअत होती है, हर इंसान तो नहीं 100% कर सकता, और ना उनसे मुझे लगता है ये तवक्को करनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ भी मैं अर्ज़ करूँगा कि अब मैंने अगर ये ऐलान किया है तो इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहली चीज़ देखनी पड़ती है कि इंसान को फाइनेंशियली जो है ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर तो वो डिपेंडेंट होता है अपनी वो वकालत से आमदनी के लिए, तो फिर उसके लिए तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वो 100% जो है ना अपने आप को डेडिकेट नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। सबसे पहले जो है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जो है ना वो ज़रूरी है। तो मेरे एक ऐलान करने की वजह ये भी थी कि मेरे सर्कल जो है, मेरी जो आमदनी है वो सिर्फ़ इस पे डिपेंडेंट नहीं थी वकालत पे। तो सही है, इस वजह से भी ये मैंने अपना जो अगर ऐलान किया ना कि हर फ़र्द वाहिद जो गुजर खान का सही है, है। वो आपको मैं करेक्ट कर दूँ, मैंने सिर्फ़ गुजर खान का कहा था कि अच्छा, रावलपिंडी का नहीं, गुजर खान में जितने भी हकदार अफ़राद हैं, मैं रावलपिंडी का सही, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, इस तरह तो करना नहीं चाहिए। बात वो करें ठीक जो हो पूरी कर सकें। सही है, अच्छी बात है, तो अच्छी बात गुजर है। खान चलें की हद आपने तक जो है वो मुझे मैंने क्या दानिया आपने अनाउंसमेंट कराई की। है। थैंक यू। जी, जी, जी। तो गुजर खान की हद तक जो है वो मेरी अनाउंसमेंट है। और मज़ीद आपने पूछा है कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, तो इस हवाले से भी मुझे कुछ लोगों ने टच किया है, लाहौर के और सही है, शेखुपुरा, उन्होंने शायद सोशल मीडिया पे ही देखा था। एक सही है। मोहतरमा थी, उन्होंने भी टच किया। अब वो लाहौर से मुझसे रब्ता कर रही थी, उनका लाहौर में इश्यू था। अब लाहौर का केस मैं तो नहीं कर सकता था। खैर मैंने उनको जो भी फेयर एडवाइस थी, मशवरा था, वो उनको दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप जैसा कोई वकील इधर लाहौर में हो, जो मेरा केस फ्री कर दे, मैं फ़ीस देने के काबिल नहीं हूँ। तो सही कोई है, ऐसा वकील लाहौर में है मौजूद जो ये काम कर दे? तो वहाँ से मेरी एक चीज़ ये भी माइंड में क्लिक की कि क्यों ना एक ऐसी फ्यूचर में कुछ वक़्त तक या फ़ौरन कोई ऐसी सोसाइटी को ऐसा लीगल वेलफेयर फ़ोरम बनाया जाए, हुँ, जिसके थ्रू जो है हम मुख्तलिफ इलाकों के, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ कुछ वकला टच हुए हैं, तो बहुत उनको भी ज़बरदस्त। ऑन प्लेटफ़ॉर्म लेके इंसान जो है वो सही हर है, इलाके से वकला को टच करे। आपके थ्रू भी सही है, मैं पैगाम देता हूँ कि जितने भी अगर कोई सुनने वाला है, वो चाहता है कि इस काम में अपना हिस्सा डालना चाहता है, तो ज़रूर टच हो। हम एक सोसाइटी बना सकते हैं, वेलफेयर बना सकते हैं, फ़ोरम बनाएँगे, फ़ेसबुक पे पेज बना सकते हैं, वहाँ पे आप सबके कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं, जिन्होंने जी, अभी प्रोफ़ेशन में कदम रखा है, जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनको मैं ख़ास तौर पे एनकरेज करूँगा। वजह ये है कि इन द स्टार्ट ऑफ योर प्रोफ़ेशन जो है वो आप पे बर्डन कम होता है। आप इस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं। पूरी दुनिया में केसेज़ होते हैं इस तरह के, यूके में, यूएसए में प्रो बोनो केसेज़ उनको कहते हैं। उसमें फ़ीस नहीं होती, उसमें आपकी लर्निंग होती है। तो सबसे पहले अगर तो आप यही स्टेप लेंगे तो एक तो इन द स्टार्ट ऑफ योर प्रोफ़ेशन आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और अल्लाह और उसका रसूल भी राज़ी होगा। तो इस माशाअल्लाह। तरह से भी अगर किसी का प्लान है, तो मेरा इरादा है कि मैं एक फ़ोरम बनाऊँ, लीगल वेलफेयर फ़ोरम, जिस पे मैं इन सब हज़रात को टच करूँ। जो अब आपको मैंने बताया था, एक उन्होंने फ़ेसबुक पे अपने अपलोड किया है, तो उन जी, हज़रत से भी राब्ता करूँगा, उनको भी ऐड करूँगा अपने साथ, सही और है, हम एक सही है, कोशिश करेंगे कि लाहौर, शेखुपुरा, जहाँ-जहाँ जो लोग मौजूद हैं, हो सकता है ऑलरेडी लोग काम कर रहे हों, मेरे इल्म में ना हो, उनको टच जी, करके उनको साथ लेकर जो है ना हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएँ, लाहौर का बंदा मुझसे टच हो, तो मैं उसको लाहौर के वकील के साथ टच कर दूँ जो ये काम कर रहा है, जो हकदार हो। तो ये मेरा फ्यूचर के लिए प्लान है। अब आपसे दुआ करें बस, अल्लाह पाक इसको जो है ना वो पाए ठीक हो गया। तकमील तक पहुँचाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ज़ैन साहब एक बात ज़हन में ये आती है, जैसे वकला बरादरी के अंदर मुख्तलिफ सियासी विंग्स बने हैं, पीपल्स लाइफ फोरम है, तहरीक इंसाफ का अपना एक ग्रुप है, जमात इस्लामी का भी यकीनन ग्रुप होगा। तकरीबन सारी जमातों के जो है वो वकला हज़रात जो हैं वो अपने अपने विंग्स बनाए होते हैं। लेकिन मामला ये है कि जब
खुदा न खास्ता किसी वकील भाई के साथ कोई ज्यादती होती है, उस वक्त वो अपनी सारी सियासी जो है वाबस्तगियां से पुश्त डालकर अपने वकील भाई के साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल। जी, सही फरमाया आपने। लेकिन मैं उस तरफ से नहीं जाना चाहता, पॉलिटिक्स की सियासत की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन थोड़ा सा टच देना ये भी लाजमी है। आप नहीं समझते कि हमारे सियासतदानों को जो है इस मुल्क पाकिस्तान की खातर भी ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वो तरीके इंसाफ है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, चाहे पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी है, कोई भी है, अपनी सियासी बस्तियां तो रखें, लेकिन इस जो पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, तो वकला बरादरी के अंदर भी बहुत से मुख्तलिफ सियासी विंग्स बने हैं, लेकिन जब उनके अपने किसी मेंबर बार के साथ कोई ऐसी ज्यादती हो तो वो ये नहीं देखता कोई वकील भी कि मेरा तल्लुक पीपल्स पार्टी से है और तरीके इंसाफ के किसी वकील के साथ ऐसा हुआ है, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक्त वो सारे वकील होते हैं, जबकि वो तरीके इंसाफ पीपल्स पार्टी या कोई ऐसी सियासी जमात के वो मेंबर नहीं होते, अपने उस भाई को प्रोटेक्शन देते हैं, उसके खिलाफ केस करते हैं, एवरीथिंग जो भी करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सियासतदान मुल्क पाकिस्तान के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते, क्यों नहीं इस मुल्क को आगे लेके जाते? इस वक्त अनारकी की जो पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर, आप क्या समझते हैं, इस पे क्या तजिया करेंगे? मैं क्या दुरुस्त कह रहा हूँ? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं समझता हूँ कि हमारी वकला बरादरी की ये बहुत खूबसूरती है कि हमेशा से ये कोई सबके इल्म में ही है कि जिस तरह हम जब किसी वकील के साथ ज्यादती इकट्ठे होते हैं, तो ये एक मिसाली चीज़ है। मैं किसी और प्रोफेशन में ये चीज़ नहीं देखी कि इतनी खूबसूरती से जो है ना वो किसी के साथ आके कोई खड़ा हो। तो जहाँ तक बात है इसकी वजह क्या होती है, क्यों इकट्ठे हो जाते हैं, कि कहीं न कहीं उनके अंदर ये होता है कि वो दूसरा हमारा दर्द, वकील का दर्द वकील महसूस कर रहा होता है, तो तब भी होता है। तो इस तरह ही अगर गैर पाकिस्तानी का दर्द पाकिस्तानी महसूस करे तो उनमें भी ये चीज़ आ सकती है। लेकिन अफ़सोस ये है कि अपने ज़ाती मफ़ादात को तरजीह देते हैं हमारे सियासतदान। अब तो मुल्क जिस सियासी बुहरान से गुज़र रहा है, मैं समझता हूँ कि ये तारीखी है, इससे तो बुरे हालात आज तक देखे ही नहीं हैं। तो इस पे तो सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि ये सर जोड़ के बैठें, अपनी-अपनी गलतियों का चलें, जो हो गया, कभी कुछ हल निकालें इस मुल्क को इस जो है ना इस तूफ़ान से निकालें जो महँगाई का और जो तबाही मचा दी है। और ज़ाहिर-सी बात है उसमें एहतसाब भी शामिल हो, जो जुर्म कर रहे हैं उनका एहतसाब, और हर पार्टी में से मैं समझता हूँ कि जिनको पता है कि हमारे लीडर से गलती हुई है, सही बात है, जो साथ होते हैं उनको तो बेहतर पता होता है। उनको थोड़ा-सा जो है ना वो हिम्मत का मुज़ाहरा करना चाहिए कि हाँ, ये गलती है, और सब मिलकर जब करेंगे, एहतसाब होगा तो एहतसाब के बगैर मैं नहीं समझता कि मुमकिन आप जब तक एहतसाब नहीं करेंगे ना उन गलतियों का जो हो चुकी हैं, तब तक जो है ना मुमकिन नहीं है। हम वही तो एक जो है ना साइकिल एहतसाब का नारा तो ज्यादा जो बुलंद किया था वो इमरान खान साहब ने किया था। अमल भी करते तो बहुत अच्छा होता। सही है, ठीक है, मैं आपकी बात से थोड़ा इत्तेफाक करता उनका हूँ। मोटो मोटो बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़े अपनों को भी उसमें रखते और तो ज़रा फ़र्क ना करते तो फिर मज़ा था। लेकिन चले, मैं कोई सियासी कमेंट यहाँ पे नहीं, ना मैं किसी के जज़्बात को सही, मजरूह करूँगा। उनके भी सही। बहुत ऐसे इक़दामात हैं, बेशुमार हैं, जिनको मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे थे। बहरहाल इसको सियासी रुख ना ही दें। सही है। अच्छा ज़ैन साहब ये भी बताइएगा तज़िये के तौर पे, क्योंकि हम दोनों इसी माशरे के जो हैं रहने वाले हैं, तज़िये के तौर पे मैं बात को सियासत की तरफ नहीं लेके जाना चाहता। आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ हो रही है वकालत के हवाले से। तो मुझे तज़िये के तौर पे वैसे एक सवाल आ गया ज़हन में, ये बता दीजिएगा कि आप मज़हबी जमातों को इस वक्त कहाँ देखते हैं? जमात इस्लामी है, तहरीक लब्बैक है, जमात उद-दावा है जो इलेक्शन कंटेम्प्ट करेंगी, आएँगी इलेक्शन में। गुजर खान में आप तहरीक लब्बैक के वोट बैंक को कहाँ देखते हैं? मैं समझता हूँ कि अपना अगर मज़हबी जमात जो है ना वो जेनुइनली, मैं समझता हूँ कि मज़हब से पाकिस्तान तो बना ही इसलिए था कि यहाँ पे इस्लाम नाफिज हो। लेकिन अफसोस है कि मैं किसी जमात को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, हमारे तो काफ़ी मज़हबी जमातें बनी हुई हैं, अभी भी चल रही हैं, लेकिन वो सिर्फ मज़हब का कार्ड ही प्ले करती हैं। प्रैक्टिकली जो है ना वो उस पर अमल करें ना, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो सबको उनके पीछे ही होना चाहिए। तो फिलहाल तो मैं वोट बैंक के लिहाज से सही पूछें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ऐसी सूरत-ए-हाल बनी है, किसी को तो अंदाज़ा नहीं है कि आगे क्या होगा। सही है। लेकिन देखते हैं, इलेक्शंस करीब ही हैं, उम्मीद है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। जमात इस्लामी का एक शोबा, आप क्योंकि एक समाजी वर्कर भी हैं, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करेंगे और यकीनन आप समझ गए होंगे
कि मेरा इशारा किस तरफ है। मैं किसी सियासी जमात को उसमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहता, लेकिन जो जेन्युइन हकायक होते हैं वो मैं समझता हूँ अपने मेहमान के सामने रखने चाहिए, ताकि जो एक जेन्युइन बात की जा सके, जेन्युइन पॉइंट आउट हो सके। जमात इस्लामी एशिया की सबसे बड़ी समाजी वाले से जमात समझी जाती है। उनका जो एक शोबा अल खिदमत है, तो अल खिदमत को लोग जो है खिदमत तो बहुत करते हैं, उन्हें नोट दे देते हैं, सैलाब में देखें वो भी देखें, लेकिन वोट नहीं देते। तो ये अवाम के इस म्यार पे आप क्या कहेंगे कि यार अगर उनको वो आप नोट दे रहे हैं, ठीक है जी, आप हमें यहाँ पे एतबार है, आप लेके जाएं हमसे डोनेशन, जाके लोगों की खिदमत करें, लेकिन ऐसे लोगों को अवाम वोट क्यों नहीं देती जैन साहब? एक ही बात कहूँगा कि हमारा जो माशरा है ना, इसमें शख्सियत परस्ती ज़्यादा है। हम्म। कि हमारा जो वोट बैंक है ना, ज़्यादातर वो शख्सियात के पीछे चलता है। तो ये भी मेन वजह है कि काम पे नहीं चलता, शख्सियत पे चलता है। हमारे गुजर खान की भी मिसाल आपके सामने ही है। तो बस यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि काम को वोट देना चाहिए, शख्सियत तो आने जाने वाली चीज़ है। जो जमात इस्लाम में भी यही है कि जमात के तौर पे ही जो है ना, वो जमात को अहमियत दी गई है। फ़र्द वाहिद का तो रोल अपनी जगह, लेकिन तरजीह इसी चीज़ को दी गई है कि एज़ ए जमात कोई काम किया जाए। क्योंकि जमात जो रोल प्ले कर सकती है, वो कोई और नहीं कर सकता। तो जो भी जमात अच्छा रोल प्ले करती है, अगर उनको लगता है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपका बात जो है ना, गिला है जो आपका, ये बिल्कुल जायज़ है। वाक़ई जो जी सही जो समाजी काम जो कर रही है ना अवाम, उनको उस तरह एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, जिस तरह मिलनी चाहिए। तो लोग अभी तक शख्सियत के पीछे पड़े रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ज़रा हट के अब वो वक़्त आ गया है मेरे अंदाज़े में कि इस चीज़ से ज़रा निकल के अब सोचना चाहिए। क्योंकि अब आग जो है ना, वो सबके घर तक आ चुकी है। तो अब ज़रा मुहासबा करना चाहिए कि अब शख्सियत परस्ती अपने ज़ाती मफ़ाद से हट के भी देखें कि कौन है जो मुल्क के हक़ में भी बेहतर है। तो ये अभी जब तक हर घर में नहीं ना जाएगी तकलीफ़, तो लोगों को एहसास नहीं होगा। जिनका तो निज़ाम चलता रहता है, मुल्क जिस भी हालात में हो। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक़्त आ जाए कि हर घर ही डिस्टर्ब हो, तो फिर लोग निकलते हैं। वो कहते हैं इनकलाब तभी आता है जब बिल्कुल जो है ना, दब जाती है कोई चीज़, उसके बाद इनकलाब आता है। तो अल्लाह ना करे हम पे वो वक़्त आए। उससे पहले ही जो है ना, मैं समझता हूँ कि अपने ट्रैक पे आ जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कौन है जो मुल्क के मफ़ाद में सही है और कौन है नहीं है। तो बिल्कुल आपका गिला मैं समझता हूँ जायज़ है, और इस चीज़ को देखना चाहिए कि समाजी काम किसके ज़्यादा हैं, कौन रोल प्ले कर रहा है। आपने बात की शख्सियत परस्ती के हवाले से, तो गुजर खान में भी आप क्या समझते हैं? वैसे तजिए के तौर पे मैं कोई आपसे सियासी बात नहीं कर रहा, शख्सियत परस्ती के हवाले से आप क्या समझते हैं? एक जो है प्राइम मिनिस्टर है साहब हमारे राजा परवेज अशरफ साहब, उनके हवाले से भी हल्के में ये बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है जी, कि ये वोट राजा परवेज अशरफ का है। तो शख्सियत ये आप ये समझते हैं कि ये वोट जो है इनकी शख्सियत की बिना पे इनको वोट मिलेगा, या पीपल्स पार्टी से लोग मेरा मुतासर है? स्पेसिफिक इशारा किसी की तरफ नहीं था। और राजा परेश साहब ने काम तो बहुत अच्छे-अच्छे किए हैं। हमारे गुजरान के हक़ में ना उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन मैं इरफ़ान भाई आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर इसको सियासी रुख ना ही दिया जाए, तो मैं समझता हूँ बेहतर है। मैंने एक मैसेज छोड़ा था जिसका ख़ालिसतन मकसद ये था कि लोगों तक इस चीज़ की पहुँचे। अगर कोई चीज़ को प्रमोट किया जाए तो ज़्यादा खुशी है। मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। लोगों ने बड़ी मेरी हौसला अफ़ज़ाई की है, ठीक है। और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि लोगों ने मुझे जो है ना, इतनी पज़ीराई दी है। तो मैं समझता हूँ सियासी रुख दे के मैं उनके जज़्बात को जो है मजरूह नहीं करना चाहता। बहुत अच्छी सब बात मेरे है, लिए बहुत अच्छी काबिल बात है। एहतराम है। ठीक हो गया। बढ़ता हूँ मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मैं समझता हूँ कि ऐसा तरीके से मेरे सारे सवालों का जवाब आपने दिया, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जब भी हम आपको बुलाएंगे तो आप बिला झिझक और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तो मुझे बस अब आखिर पे ये बताइएगा कि ग्लोबल उर्दू टीवी हमारा जो है नेटवर्क है, हमारा जो टीवी है, ये प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये हमें बड़ा एजाज़ हासिल है कि तहसील गुजर खान के अंदर एक हमारा एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है, ग्लोबल उर्दू टीवी, जिसके ऊपर पार्लियामेंटेरियन से लेकर जितने भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे वफाकी वज़ीर, मैं बस अब वो उसमें अपने नहीं जाना चाहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इस प्लेटफॉर्म से हमने बहुत कम वक्त में हमने बड़ा अचीव किया है। आप जैसे दोस्त जो हैं अवाम के सामने, आप जैसे दोस्तों को ये प्लेटफॉर्म मिला। तो मुझे ये बताइएगा कि ये इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ग्लोबल उर्दू टीवी कैसा काम कर रहा है? मैं माशाल्लाह मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है। मैं आपके प्रोग्राम्स को फ़ॉलो करता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। बहुत ही अच्छा है, अल्लाह पाक आपको इस काम में इस्तिकामत दे। मैं समझता हूँ कि अगर आपने भी जिस तरह अभी मुझे ऑन एयर लिया है, तो मैं समझता हूँ ये भी आपकी नेक नीति की एक दलील है कि, और अगर मेरे पास जो भी लोग आएँगे अल्लाह करे, तो उनका जो मैं काम करूँगा उसमें आपका भी रोल होगा।
तो अल्लाह आपको भी इस चीज़ का अजर देगा। तो बहुत ही अच्छा काम है और बस मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और आप इस तरह जो है ना ऐसे लोगों को उभारते रहें जो जिनके अंदर ये शौक़ है कि वो समाजी काम करें और मज़ीद आपको तौफ़ीक दे और अल्लाह आपको आपसे कबूल भी करे। आमीन। मैं ज़ैन भाई एक बार फिर अपनी तरफ से और ग्लोबल उर्दू टीवी हॉलैंड के नेटवर्क और तमाम टीम की तरफ से आपका एक बार फिर तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे माहिर कानून जनाब मिर्ज़ा ज़ैनुल आबदीन साहब, नौजवान वकील हैं जिन्होंने गुजर खान की अदालतों में चलने वाले केसेस के हवाले से एक मुनफरिद ऐलान किया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन समाजी काम है और यकीनन ये एक बेहतरीन इबादत है कि ये लोगों के काम आ रहे हैं। इन्होंने ऐलान किया है गुजर खान की अदालतों में चलने वाले केसेस में अगर कोई कोई जो साइल है वो वकला की फीस जो है वो नहीं अगर अफोर्ड कर सकता तो ये मिर्ज़ा ज़ैनुल आबदीन एडवोकेट जो हैं उसका केस फ्री लड़ेंगे। तो ये गुजर खान की तारीख में मैं ये समझता हूँ कि वकला बरादरी की तरफ से बिलखसूस इस भाई की तरफ से मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट है लोगों के लिए। इनके जो असरात होंगे ऐसे मैं समझता हूँ कि बाकी वकला बरादरी भी इनका भरपूर साथ देगी और मैं ये समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से भी हमारे लिए भी बड़ी इजाज़ की बात है कि इन्होंने जो है इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक आगाही मुहिम का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रखा हुआ है और इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक़तन हम मज़ीद शख्सियात को आप लोगों के सामने पेश करेंगे जो गुजर खान की तरक्की में अपना गाए बगाए हिस्सा डालते रहते हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम अवामी अदालत में अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान यासिर इकबाल मोल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।